हाय ऑल, हम लेके आ चुके हैं अपनी नई वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम थिन शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें लास्ट क्लास के अंदर या लास्ट वीडियो के अंदर बोला था, उसका जिसने भी आंसर दिया वेल एंड गुड। मैं एक बार उसको थॉरोली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव लाइन चार्ज है सॉरी, उसके ऊपर मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया था सिलेंड्रिकल शेप का, लेकिन वो पूरा का पूरा चार्ज अपने अंदर नहीं ले रहा था। तो हमने क्वेश्चन पूछा था, वी हैव ओनली कंसीडर्ड अ स्मॉल पार्ट ऑफ चार्ज इन गॉसियन सरफेस, देन हाउ वी आर गेटिंग द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल चार्ज क्यूब। पूरे चार्ज की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है हमें उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, दैट इज r डिस्टेंस दूरी पर हमने निकाला था ना, E = λ/2πε0r। वो कैसे आप उस चीज को कैसे समझ सकते हैं? तो क्वेश्चन ये था। तो देखो क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन बस इसको थोड़ा सा इसका सोचना था। तो कैसे करना है? तो देखो यहाँ पर आप ऐसी वैल्यू चेक करो जो कि इसके डायमेंशन पे डिपेंड कर रही हो। मतलब गॉसियन सरफेस आप छोटा लो बड़ा लो, पूरा चार्ज अपने अंदर एक्युमुलेट कराओ उसके अंदर, तो वो चीज क्या इसके अंदर है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है? देखो 2πε0 इज अ कांस्टेंट, r इज द डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा। लैम्डा इज अ कांस्टेंट। क्वेश्चन में ऐसे दिया ना, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा कांस्टेंट है, चाहे आप इतना लीजिए, चाहे आप इतना लीजिए, चाहे आप इतना लीजिए, बिकॉज लैम्डा इज q/l, चार्ज बाय लेंथ। तो चार्ज बाय लेंथ जब आप करेंगे तो आपको लैम्डा कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर r पे डिपेंडेंसी आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आप देखो चार्ज लेने के लिए आप ऐसे ही तो बढ़ाओगे, ऊपर अगर आप ऐसे बढ़ाओगे तो चार्ज तो सेम रहेगा ना उसके अंदर। तो आप अगर ऐसे इंक्रीज करते हो देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल श्योरली डिक्रीज, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि जितना दूर आप जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज कम होती मिल जाएंगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आप देख सकते हो, अगर मैं इसको ऐसे इंक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। मतलब कि आपने जो गॉसियन सरफेस लिया ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ क्या कि चाहे मैंने इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने गॉसियन सरफेस के अंदर लिया हो, चाहे मैंने इतना लिया हो, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? होना तो चाहिए। अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर हमने कंट्रीब्यूट किया था, नहीं किया था, तो इससे कुछ आइडिया लगा सकते हैं हम, कुछ हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बेसिकली टोटल आया है। क्योंकि अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा एज वी आर कंट्रीब्यूटिंग द टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। दूसरे तरीके से सोच सकते हैं एक और चीज, जैसे कि हम फ्लक्स लिखते हैं ना, φ = EdS cos θ, उससे भी सोच सकते हैं हम। तो उसमें हम देखें, अगर यहाँ पे फ्लक्स के बारे में बात करें तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे यहाँ से और यहाँ से इनकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आ रहा होगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंट्रीब्यूट होता है। अगर आपको नहीं पता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंट्रीब्यूट होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो कि ऐसे है और यहाँ पर आप कोई चार्ज रखा है Q, तो इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पर नॉन जीरो होगा ना, जीरो तो नहीं होगा इस चार्ज की वजह से। तो ये चार्ज तो आउटसाइड है गॉसियन सरफेस के, फिर भी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो बेसिकली हमें चीज याद रखनी पड़ेगी कि हम क्या कहते हैं कि फ्लक्स इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। तो हम ये थोड़े बोलते थे कि चार्ज इनसाइड हो कि आउटसाइड हो, वो तो गॉसियन सरफेस में आया ना कि इनसाइड होना चाहिए कि आउटसाइड होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस से हम फ्लक्स जो निकालेंगे वो फ्लक्स अंदर के चार्ज की वजह से होगा। ठीक है, आउटसाइड वाले चार्ज के से जो फ्लक्स आता है वो आपको बताया था कि वो जीरो आ जाता है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं बोली है गॉस थ्योरम में कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इनसाइड की वजह से होगा कि आउटसाइड की वजह से होगा। सो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जनरल है वो, मतलब वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो आप ये दोनों चीजें दिमाग में रखिए और इस चीज को बहुत हाईलाइट करके मतलब नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अपने डेरिवेशन पे चलते हैं। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये वैसे किसी ने डिस्कस नहीं किया है, तो मैंने इस चीज को थोड़ा सा गौर किया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी है हमें ज्यादातर। ठीक है, सो अपनी डेरिवेशन के लिए हमने एक शेल की जरूरत है, स्फेरिकल शेल। शेल क्या होता है? जो अंदर से खोखला होता है, स्फेरिकल स्फेयर, जिसका अंदर जैसे बॉल होती है ना ऐसे। इवन दो बस इसकी हम यहाँ पे जो थिकनेस ली है, जो विड्थ ली है, जो उसकी थिकनेस होती है वो बहुत स्मॉल ली है, बिकॉज थिन बोला है ना, तो वो एग्जैक्टली में बहुत पतली सी एक लेयर है, जस्ट वो एक तरीके से स्फीयर बनाया हुआ है। ठीक है, इससे होगा क्या ना, उससे हम R1 R2 रेडियस नहीं ले पाएंगे। मतलब अगर वो थिन होता तो इस तरीके से दिखेगी, R1 रेडियस R2 रेडियस, तो ऐसा नहीं है।
तो अगर ऐसा होता तो उसके लिए अलग डेरिवेशन होती है। तो अभी हम थिन शेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने यार कुछ ना पॉइंट्स, जब मैं इसको करा रहा था तो मुझे कुछ पॉइंट्स और याद आ गए जो शायद मैंने डिस्कस नहीं करे थे, तो एक बार उसको और थोड़ा देख लेते हैं। कि जैसे यहाँ पर मैंने तुमसे बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन फ्लक्स जीरो है, बिकॉज मैंने बता रखा है कि जब आप यहाँ पे चार्ज अंदर है ही नहीं कोई तो फ्लक्स आप जीरो निकालेंगे गॉस थ्योरम से। बट देखो फ्लक्स जीरो आने का रीजन मैंने बताया, यहाँ पे देखो थीटा 90 डिग्री नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एन कैप ऐसे जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, तो इट इज नॉट मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। सो थीटा 90 नहीं है तो फ्लक्स वहां से जीरो नहीं आ रहा है, बिकॉज ईडीएस कॉस थीटा, तो वो तो नहीं है। फिर ds आपको पता है, ds इज एलिमेंटल एरिया, आपको पता है एरिया भी आपकी वैल्यू जीरो नहीं होती है, तो आप उसकी मल्टीप्लाई करके जीरो नहीं ला सकते हैं। देन द थर्ड थिंग जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तो आपको पता है फ्लक्स आपका जीरो आ रहा है, तो E ds और cos थीटा तीनों में से कोई तो जीरो होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है इस पॉइंट पर, या पर इवन किसी भी पॉइंट पर, देन हाउ वी आर गेटिंग द फ्लक्स टू बी इक्वल्स टू जीरो। मैंने इसका आंसर आपको बताया था, इसका आंसर क्या था कि कुछ पार्ट के लिए फ्लक्स पॉजिटिव आएगा और कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव आएगा, और टोटल फ्लक्स जब आप उसको जोड़ोगे देन इट विल रिजल्ट एज जीरो। तो हमें वो चीज ध्यान रखने की किस चीज की वजह से आ रहा है। तो मैं अगर ये चीज देखूंगी यहाँ पर फ्लक्स यहाँ पे जीरो, सॉरी इस सरफेस पे जब फ्लक्स जीरो आ रहा है तो उसका रीजन कुछ और है, तो मींस we can have E does not equals to zero on the Gaussian surface। Gaussian surface के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं भी मिल सकती है इवन आफ्टर फाई इज इक्वल टू जीरो। अगर फ्लक्स जीरो है किसी क्वेश्चन में और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं होगा इसके सरफेस पे, तो आप डायरेक्टली मत बोल दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो you have to check this is true when charge is not distributed uniformly around the Gaussian surface। Gaussian surface के चारों तरफ अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है देन ओनली उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा जब फ्लक्स जीरो होगा। अगर ये चीज क्लियर नहीं है, ये चीज वहां पर सही नहीं है, तो फिर ये हो भी सकता है नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पर देखो ये गॉसियन सरफेस है, इधर चार्ज है, इधर चार्ज है, क्या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है चार्ज का, यहाँ पर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो क्या हो गया, तो इस सरफेस के ऊपर फ्लक्स जीरो होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना इज नॉट अ नेसेसिटी, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। Also phi is equals to this ADS cos theta and phi is zero, so we can't use Gauss theorem in this to calculate. In this case, मतलब इस केस के अंदर हम Gauss theorem से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, क्योंकि Gauss theorem में फ्लक्स यूज होगा, फ्लक्स जीरो है और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो जीरो आ नहीं रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे कैसे, तो इसके अंदर Gauss theorem यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये मैं शायद भूल गया था, तो मैंने एक बार डिस्कस कर दिया। चलो अब अपने डेरिवेशन में चलते हैं आगे। तो डेरिवेशन क्या कहती है कि एक शेल लो, एक शेल, उस शेल स्फेरिकल शेल होना चाहिए, उसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया यूनिफॉर्म, उसकी वैल्यू क्यू दे रखी है। अब आपको पता है जब ये सरफेस है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज होगी, तो सिग्मा, तो सिग्मा क्या होता है क्यू बाय ए, तो यहाँ पर क्यू बाय ए यूज होगा, एंड ए इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर दो जगह है जहां पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, देखो इनसाइड और आउटसाइड। तो होता क्या है कि यहाँ पे दो बार में डेरिवेशन होती है और दोनों को हम अलग अलग करके करते हैं, तो एक इनसाइड के लिए करेंगे एक आउटसाइड के लिए करेंगे। तो इनसाइड के लिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इनसाइड में क्या करना है आपको, जब देखो एक चीज याद रखना कि जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पे और गॉसियन सरफेस यूज करना है और आपको गॉस थ्योरम भी यूज करनी है, तो मतलब वहां पे आप क्या करोगे, आपको ये चीज ये याद रखनी है कि जिस पॉइंट पर या जिस एरिया में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, उस एरिया में ही गॉसियन सरफेस बनना चाहिए, बिकॉज आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो गॉसियन सरफेस के ऊपर आता है। जो आपका आंसर आता है फ्लक्स से, जो आपका गॉस थ्योरम यूज करके जो आपका आंसर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आपका उस सरफेस के ऊपर आता है, गॉसियन सरफेस के। अब आप गॉसियन सरफेस अगर बाहर बना देते हैं एंड आपको इनसाइड सरफेस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, देन वो आंसर तो करेक्ट नहीं होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मान लो कि आपको इनसाइड निकालना है शेल की, तो आप गॉसियन सरफेस भी तो इनसाइड बनाएंगे ना, बिकॉज ताकि उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगा एट द एंड वो अंदर का हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज देखो, मैंने गॉसियन सरफेस अंदर बनाया, शेल आपकी बाहर है, शेल के ऊपर चार्ज है, गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, गॉसियन सरफेस को डॉटेड लाइन से बनाया, गॉसियन सरफेस को दिखाया है, शेल को दिखाया है, और यहाँ पे डीएस एलिमेंट आप ध्यान रखना, क्योंकि आप इंटीग्रेशन किसके ऊपर करते हो, आप गॉसियन सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करते हो। आप ये देखते हो कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, अब ये नहीं है कि कोई और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो उसके जैसा ही है तो उसके ऊपर आप
इंटीग्रेशन करने ले जाओगे। तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो हमेशा ये चीज याद रखना, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत डाउट रहता है। डीएस एलिमेंट मैं उसी पे लूंगा गॉसियन सरफेस के ऊपर, और इंटीग्रेशन भी इसी के ऊपर करूंगा, और एन कैप भी इसी का ही लूंगा। तो एन कैप भी इधर जा रहा होगा, आपको पता है स्फेरिकल सरफेस है तो आपका एन कैप इधर जा रहा होगा। बट यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा बच्चों को डाउट रहता है। तो मैं अभी के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एज इट इज लेके चलूंगा। एट द एंड में तुम्हें समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड क्यों होती है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आउटवर्ड जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, और एन कैप की डायरेक्शन आपकी सेम है। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 0 cos 0। अब आपको पता है कि इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है ना, गॉसियन सरफेस के अंदर सारा चार्ज तो सरफेस के ऊपर है। तो मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम phi is equals to q enclosed by epsilon naught। तो यहाँ पे q enclosed कितना है, 0। तो q 0 तो phi कितना आ जाएगा, 0। तो फर्स्ट इक्वेशन बना ली। नाउ phi is equals to EDS cos थीटा। अब इसके ऊपर आपने फ्लक्स की डेफिनेशन से निकाला, तो आपको पता है cos 0 बन रहा है, EDS इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर जाएगा ds 4 pi r स्क्वायर, और इसके बाद ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इन दोनों को कंपेयर कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 pi r स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। अब आपको पता है 4 pi इज अ कांस्टेंट, r इज अ डिस्टेंस व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है phi 0 होने पर। और मैंने इसका आंसर क्या दिया कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहे, कॉन्टिन्यूअस सिमेट्रिक रहे, तो फिर आपको ये आंसर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पर कैसा है, गॉसियन सरफेस के चारों तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि गॉसियन सरफेस के चारों तरफ अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है और आपको फ्लक्स 0 मिल रहा है, देन आप डायरेक्टली कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ गया यहाँ पर। आउटसाइड द शेल, अब आउटसाइड द शेल आपकी बात करेंगे, तो आउटसाइड द शेल में क्या होता है, जब बाहर के सरफेस पे, बाहर के पॉइंट्स पे, यहाँ पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखो शेल ये रहा, और अब आपने गॉसियन सरफेस बाहर बना दिया, स्मॉल आर। सेम सारी चीजें करेंगे, डीएस एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, ये सारी चीजें आप रखेंगे, और इसके बाद फिर से आप सेम करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर क्यू कितना होगा। इस बार तो गॉसियन सरफेस का पूरा ही चार्ज एनक्लोज हो गया, तो वो टोटल चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो क्यू बाय एप्सिलॉन फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड फिर आप ईडीएस cos थीटा करेंगे, फिर से cos 0 बनेगा, तो इनटू 4 pi r स्क्वायर होगा, दोनों को कंपेयर करेंगे, E इज इक्वल टू q बाय 4 pi एप्सिलॉन r स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है आउटसाइड के लिए, मतलब बाहर के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली लाइक अ पॉइंट चार्ज q प्लेस्ड एट पॉइंट O, बिकॉज यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो कि तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि आप एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या लिखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू kq बाय r स्क्वायर, एंड सेम आंसर आ रहा है आपका। मतलब आप ये कह सकते हो कि कोई भी शेल, स्फेरिकल शेल जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए अगर मैं कोई बाहर r डिस्टेंस पॉइंट लूं और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज कर देना है, और आपको ये समझ के चलना है कि वो जो पूरा चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पे, वो एक तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि कहां पे एक्यूमुलेटेड है, सेंटर पर। तो हम उसको वहां से, और वो r डिस्टेंस जितना दूरी पे आप निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख सकते हैं। सो यहां से आप ये चीज पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ये लिखा हुआ है। सेकंड, फॉर पॉइंट आउटसाइड द शेल वी कैन एज्यूम द चार्ज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बता दिया। फॉर ऑल पॉइंट्स इनसाइड द शेल E इज इक्वल टू 0 एट एवरी पॉइंट। ये और देखो ध्यान से कि देखो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया, तो अभी छोटा बनाऊं और बड़ा बनाऊं, तो सभी में मेरे को लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी, बिकॉज चार्ज तो कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं अंदर, तो इसके अंदर हमेशा गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना आएगा, 0। तो आपको वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलने वाला है, 0। तो मैं दूसरी लाइन बोलूंगा कि इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे ये चीज दूसरा पॉइंट हो गया। अब एक दो बार ऐसा होता है कि कभी कभार चार्ज दे दिया जाता है और कभी कभार सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी जाती है, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कहां पे चेंज आएगा। ठीक है, तो उसको ये देख लेते हैं एक बार। यहीं पे मैं एक बार बता रहा हूं, देखो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए, और क्यू बाय, अब एरिया देखो सिग्मा किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस स्फेरिकल शेल के ऊपर, ना कि गॉसियन सरफेस के ऊपर। तो आपको एरिया किसका लेना पड़ेगा, 4 पाई r स्क्वायर, ये तो ये वाला r लेना आपको। अब देखो ये चार्ज की वैल्यू है ना, इनटू
ये उधर चला जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू। ये टोटल चार्ज होगा जो इस पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब आप क्या करना है, आपको जो आउटसाइड का जो फॉर्मूला निकला था ना, उस फॉर्मूले के अंदर आप ये क्यू की वैल्यू डाल दीजिए, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। कहाँ का? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का, और वो सिग्मा की टर्म्स में होगा, ना कि क्यू की टर्म्स में होगा। लेकिन हमें पता है इनसाइड के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है, तो वहां पे आपको इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा की टर्म्स में। सो इतनी सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। मैं लास्ट चीज की तरफ चलता हूं, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एज पर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। आप देखो कि पॉजिटिव चार्ज जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया और मैं आउटसाइड के लिए निकाल रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा इसको समझ सकता हूं कि मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, और ये सेंटर लाइन है जो रेडियस से जा रही है, मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है। तो क्या होगा कि जो जितने पॉइंट्स इधर होंगे उतने ही पॉइंट्स इधर होंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये सेमी सर्कल हो गया, ये भी सेमी सर्कल हो गया, मतलब सेमी हेमिस्फीयर हो गया। तो इस पॉइंट पर अगर मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ऐसे जाएगा, इसकी वजह से निकालूंगा ऐसे जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, सेम इसका कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। ये दोनों कैंसिल करेंगे, ये दोनों ऐड करेंगे। सेम रीजन है जो मैंने पहले बताया था, बिकॉज सिमेट्री है, इस वजह से ये सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड आता है। तो जो मैं ये ले रहा हूँ ना पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड, वो इस वजह से ले रहा हूँ। इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है, ये हमने यहां से तो निकाल लिया, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कैसे समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है, तो मैं इसके लिए अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूं, और मैं यहाँ पे तुम्हें डायग्राम में दिखा दे रहा हूं ताकि तुम थोड़ा सा आइडिया लगा सको कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है। लेकिन मैं उसका रीजन तुमसे अगली क्लास में पूछूंगा और मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और इसके अंदर कुछ और डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग जो भी मैंने आपको पूछा, जो बताया, तो उसमें कोई भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क दोज ऑल डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।